हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। इजरायली कंपनी के जासूसी या स्पाई वेयर की मदद से दुनिया भर के तकरीबन 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के अलावा अमरीकी, ब्रिटिश, इंडियन और अरब ममालिक के 180 सहाफ़ियों की जासूसी भी शामिल है। अमरीकी और ब्रिटिश अखबारात के मुताबिक मोदी सरकार ने मुखालिफिन के खिलाफ इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इंडिया में इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए सहाफ़ियों और सियासतदानों की निगरानी की गई। इंडिया समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के क्लाइंट हैं, जो कि ये जासूसी स्पाईवेयर जिन्होंने बनाया, और इंडियन हुकूमत के पास जासूसी निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत मौजूद है। खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई, जबकि इंडिया में अपोजिशन लीडर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का फोन नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नामी जो एक NGO है फ्रेंच बेस्ड, वो इस फहरिस्त में शामिल नंबर्स की इसराइली कंपनी NSO के जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, उसके जरिए उनके मुताबिक निगरानी की गई। उन्होंने तहकीकात की। इसराइली जासूसी जो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, NSO की मदद से सारिफ किसी भी फ़ोन नंबर के जरिए अपने मुमकिना हदफ के फ़ोन तक रसाई हासिल कर सकता है और उसकी मदद से फ़ोन के तमाम डेटा को हासिल कर सकता है, हैक कर सकता है, और फ़ोन इस्तेमाल करने वाले की नकलो हरकत भी जांची जा सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज की तहकीक के मुताबिक NSO का जो स्पाईवेयर है वो इस्तेमाल करने वाले ममालिक ने ना सिर्फ 21 ममालिक में काम करने वाले कम अज़ कम 180 सहाफ़ियों की निगरानी करने के लिए उनके नंबर्स मुंतखब किए, जबकि बल्कि इस फहरिस्त में हुकूमती ओहदेदार, कारोबारी शख्सियात, जजेस और दीगर जो इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं उनके नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी और अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बड़ी अहम खबर है जिस पर एडवर्ड स्नोडन ने यहाँ तक कहा कि ये साल की सबसे बड़ी खबर है जो स्पाईवेयर आया इसराइली, उसकी अब मजीद तफसीलात आएंगी, लेकिन इमरान खान और काबीना के वज़रा की हमें कोई पता चला, तहकीकात हुई कि क्या कितनी कोई सर्विलेंस हुई, नहीं हुई, कितने लेवल पर हुई है? खबर तो बहुत बड़ी है और इसमें आपको जिस तरह से मालूम ही है कि दुनिया के बहुत जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जिस तरह से पनामा पेपर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन थी दुनिया की, जर्नलिज्म, बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो थे वो इकट्ठे हुए थे। इसमें बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इसमें गार्जियन जो है ज़ाहिर है इसको लीड कर रहा है, लेकिन उसके साथ फ्रांस 24 है, उसके साथ जो CNN है, बाकी जो टेलीविजन है वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और अभी तक की जो तफसीलात हैं वो होशरबा है। सुबह भी मैंने इस पे जो ट्वीट की थी कि 50,000 से ज़्यादा नंबर जो हैं उनको उनमें जो है वो स्पाइंग की गई और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा आई वुड से कि प्राइवेसी का बहरान खड़ा हुआ है और अब एक बहुत बड़ी डिबेट भी जो है वो भी इसमें आएगी और शुरू होगी। तो लेट्स सी ये कैसे अनफोल्ड होता है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन का ताल्लुक है, उसमें ये कहा गया कि उनकी कोशिश की गई, लेकिन ये तफसीलात नहीं है कि वो फोन वो हैक हो पाया या नहीं हो पाया, और सेकेंडली ये कि जो उसका एक्सटेंट क्या था ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। तो आने वाली जो इनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसको हम क्लोजली देख रहे हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले जो EU डिसइंफो लैब वाला मामला था वो भी हमने उठाया बैनुल-अक़वामी सतह पर। क्या किस किस्म का केस पाकिस्तानी हुकूमत अब बिल्डअप करेगी, क्योंकि अब तो ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एक और सामने आ चुकी है जिसमें जो कि इंडियन एक नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं सारे स्पाईवेयर को, वो बिल्कुल अब सामने आ चुका है। इंडियंस को नहीं, मोदी रजीम को। आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान का जो बयानिया बार बार देखें, हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमारी जो कोई लड़ाई नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोगों को समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमन और दोस्ती ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लिए अच्छी है, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है।
हम तिजारत खोलना चाहते हैं, हम आपस में मेल जोल जो है वो रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मसला आरएसएस की उस आइडियोलॉजी का है जिसके तहत वो हिंदुवाता की फिलॉसफी को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर और पूरे इस खित्ते के ऊपर शदो-मत से नाफिज करना चाहते हैं। आज की ये जो खबर आई है, ये भी उसी जो हिंदुवाता की जो एक डॉक्ट्राइन है, ये जो आरएसएस की एक डॉक्ट्राइन है जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा इशारा कर चुके हैं, जो शिद्दत पसंदी पर मबनी है कि मेरे तमाम मुखालिफिन जो है उनको दबा के मैंने रखना है। नरेंद्र मोदी साहब की ये सोच जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब जंग की नौबत तक जो है वो पहुंचे हैं और बिल्कुल बाल-बाल उससे बचे हैं और अब फिर हम एक एज के ऊपर चल रहे हैं और बार-बार नरेंद्र मोदी जो है वो इस खित्ते में एक बहरान पैदा कर रहे हैं। वो ना सिर्फ अब इसकी बार जो प्राइमरी निशाना है वो पाकिस्तान तो है ही, लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनके मुखालिफ है, जो सियासी मुखालिफ है, उनको उन्होंने निशाना बनाया है। सो नरेंद्र मोदी की जो डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ इस खित्ते के लिए ही खतरनाक नहीं है, वो खुद हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। और मुझे उम्मीद है कि जो हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल है, जो हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा फर्द है, वो इसको गौर करेगा और इसके मुताबिक अच्छा चोई साहब, एक कंसर्न ये भी है कि हमारी जो मिलिट्री क़यादत है या जो पॉलिटिकल क़यादत है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अहम वज़रा के, आपके फ़ोन कितने सेफ हैं इस वक्त? क्या कोई ऐसी ऐप है, कुछ क्या आपने किया कि वो हैक ना हो सके इनके फ़ोन? हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप का तो जो एक हमारी फौज का जो अंदरूनी निज़ाम है वो बिल्कुल हमारा अपना इंडिजिनस बना हुआ है और उसके लिए हमारी कोई रिलायबिलिटी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर नहीं है। और इसलिए जो हमारी एक समझिए कि जो एक हमारा फॉर एग्जांपल जो हमारा इस वक्त स्पेशल यूनिट्स है हमारे, वो तमाम के तमाम एक खुद जो हमारी एक अपनी बनाई हुई एक इंडिजिनस कम्युनिकेशन नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। अब हम इस नेटवर्क का जो सिलसिला है उसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी हम उसमें लेकर के आएंगे, तो ताकि हमारा ये जो एक हैकिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। फवाद साहब, बड़ी अहम बात आपने की कि अब जो हमारी सियासी क़यादत है, जो अहम काबीना के मेंबरान हैं, उनके लिए भी वही इंडिजिनस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं मिलिट्री क़यादत जो इस्तेमाल करती है वही इस्तेमाल होगा ताकि उनके फ़ोन हैक ना हो सके। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। चोई साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अफ़गानिस्तान के मामले पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमें फवाद चौधरी के अलावा अफ़गानिस्तान काबुल से सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी माने जाते हैं अफ़गानिस्तान के, बिलाल सरवरी भी हमें ज्वाइन करेंगे और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बड़ा उज़्बेकिस्तान का अहम दौरा भी किया, वहाँ पर मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने अपना सफ़ीर भी वापस मंगवा लिया है। कुछ ग्रीवेंसेस हैं अफगानिस्तान के, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो पाकिस्तान के अंदर रजीम है वो अपने मसाइल के ऊपर काबू नहीं पा रही, और जब आप अपने मसाइल के ऊपर काबू नहीं पा सकें तो आप क्या करेंगे? आप अपने गुनाह दूसरों के सर पे डालने की कोशिश करेंगे। तो यही अफगानिस्तान में हो रहा है। वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है, अशरफ गनी साहब का या अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका कितना कंट्रोल है ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो लोग अफगानिस्तान को कवर कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब जब इस किस्म की सूरत हाल है तो वो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा करते हैं। अब मसलन देखिए, बन से जो उनकी उम्मीदें हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब उम्मीदें हैं। मसलन ये कहना कि हम औरतों और बच्चों को अस्पताल न जाने दें, हम उनके एक्सेस को रोकें, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने कहा है कि आप आइए और हमें बताइए कि किधर यहाँ पे अफगान तालिबान जो है, यहाँ पे तो फाइट नहीं हो रही है, फाइट तो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, तो आप उनको गिरफ्तार करें, हम तो नहीं रोक रहे, या हम तो वहां पर पार्टी नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने।
लेकिन ये तवक्को पाकिस्तान से करना कि अफगानिस्तान के अंदर अमन भी हमारी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की जो है वो आप मैं समझता हूँ कि उनकी एक ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम या तो फिर आप यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अफगान तालिबान की अगर कोई कामयाबी होती है तो यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उनमें सेलिब्रेशंस भी हुई हैं। अब हम कैसे रोकें उन लाखों लोगों को कि नहीं आपने सेलिब्रेशन नहीं करनी है। 30 लाख अफगान अफगान जो बाशिंदा है, जो रिफ्यूजी है, जो पाकिस्तान में है, उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। हम उन सबको कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि वो अपने जज्बात का इजहार कैसे करें कैसे ना करें। तो हमने उन्हें आसान हल ये बताया है कि आप अफगान जो महाजरीन है इनको आप वापस ले जाएं, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। अलबत्ता ये तवक्को हमसे करना कि हम उनके ऊपर ये भी करें कि आप अपने जज्बात का इजहार भी नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल्स भी ना जाएं, आप ये भी ना करें वो भी ना करें। देखिए कंट्रोल बिल्कुल एक बहुत ही अहमकाना किस्म की एक ख्वाहिशात है जो अच्छा, ने हमसे चोई साहब, हमारी रियासती पॉलिसियां माजी में कुछ ऐसी रही हैं गुड और बैड तालिबान की, जिसका हमें नुकसान भी पहुंचा, लेकिन अब स्टेट की पॉलिसी हमें ये बताया जा रहा है कि जी बिल्कुल वाजे है कि गुड और बैड तालिबान वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। कई ब्रीफिंग में यह कहा गया, लेकिन आज भी कुछ वज़रा ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे तासुर यह मिलता है कि शायद हम अभी भी तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो क्या वाकई हमारी रियासत की अभी भी ये पॉलिसी है गुड और बैड वाली, हम तफरीक कर रहे हैं, हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या वज़रा को हमारे उतना ज़्यादा पता नहीं है? क्योंकि अफगानिस्तान भी इन्हीं बयानात को बुनियाद बनाकर हमारे खिलाफ केस बनाता है। इमरान खान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी ना तो कोई हम जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करेंगे, ना ही हमें अफगानिस्तान की अंदर हमारा कोई फेवरेट है। आप अपना काम करें, अवाम अफगानिस्तान के जाने, उनकी लीडरशिप जाने, ये उनका काम है। आइन बनाना उनका अपना काम है। हम अगर जो फैसिलिटेशन दे सकते हैं हम फैसिलिटेशन देंगे, लेकिन हमसे ये तो भी ना करें कि हम यहाँ पर अपने इलाके में जंग शुरू कर देंगे कि ये आपके खिलाफ है वहां पे, ना हमसे ये तवक्को यहाँ पे करें कि हम उनके लिए आपसे जंग शुरू कर देंगे। हम अपने इलाके के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयां हमारी महदूद है। अपना इलाका, आपका इलाका, आप जाने और आप। अच्छा, मुझे आपकी टेक चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया पर बड़े तसलसल से ये इल्जामात लगते हैं कि एक खुसूसी बयानियां लेकर अफगानिस्तान की वन साइडेड कवरेज करते हैं, अफगान लीडरशिप को जगह नहीं दे रहे। तो अब हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है और आप ज़ाती तौर पर जानते हैं कि मैं काफ़ी लोगों से इन टच भी हूं। जब वो रेडी होंगे, आपको वाकई ये लगता है कि ये वन साइडेड कवरेज है? हो सकता है इस बात में वजन हो? देखिए यहाँ पे तो इतने ज्यादा जो एक समझिए कि नैरेटिव है, इतने ज्यादा मुख्तलिफ बातें हैं कि ये कहना, पाकिस्तान में कोई 200 के करीब चैनल है, 43 इंटरनेशनल चैनल्स हैं। सो ये यहाँ पे वन साइडेड कवरेज तो मुमकिन ही नहीं है। मुख्तलिफ, इवन पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान में हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। मोहसिन दावड़ साहब ने मसलन ये जो मैं सेलिब्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ये तो मोहसिन दावड़ ने ट्वीट किया और इसके ऊपर अफगान हुकूमत ने जो है वो शोर मचाया। मोहसिन दावड़ हमारे MNA, तो हमारे यहाँ तो हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बाद में हमें बताना पड़ा फिर कि जनाब ये तो जो सेलिब्रेशन बता रहे हैं ये तो अफगानिस्तान में जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनमें सेलिब्रेशन हो रही है, बताएं हम कैसे रोकें उन्हें। सो ये जो हमारे यहाँ तो हर तरह का। अलबत्ता अफगानिस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान ने वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से वहां पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलबत्ता उस तरह नहीं जाता जिस तरह के हम तो बक्को करते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम सोशल मीडिया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स है, जिसको दिलचस्पी है और सही सूरत हाल जानने की दिलचस्पी है। अच्छा, एक और पॉइंट ऑफ व्यू फवाद चौधरी साहब, अफगान तालिबान को मीडिया कवरेज देने पर जी बड़ी तनकीद पाकिस्तानी मीडिया पर होती है, लेकिन मेरा जाती मौक़िफ़ यह है कि BBC, CNN, अल जज़ीरा, मगरबी मीडिया से लेकर अफगान मीडिया पिछले 20 सालों से तालिबान को स्पेस दे रहा है, एयर टाइम दे रहा है। तो या तो ये सारे गलत हैं या फिर पाकिस्तानी मीडिया भी गलत नहीं है। ऑल्दो उसमें एक है कि इंटरव्यू अगर हम दे रहे हैं, उनको एयर टाइम दे रहे हैं, तो वो क्रिटिकल इंटरव्यू होना चाहिए, फुल टॉसेस ना दें कि उससे लगे कि हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस, हैविंग सेड दैट, आपकी इस पर टेक क्या है? देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बात कर रहे हैं, अगर
अमेरिका के साथ वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और अमरीकी सफारत जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है वो कहते हैं कि जो वहाँ पे तालिबान हैं और जो ग्रोह हैं वहाँ पे उनको आपस में मुज़ाकरात करना चाहिए, तो फिर वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। तो अगर वो पॉलिटिकल रियलिटी है तो मीडिया उन्हें कैसे नहीं दिखाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये फलाना ग्रोह जो है वो वायलेंस पे यकीन रखता है, तो फ्रेंकली अफगानिस्तान में कौन सा ग्रोह है जो वायलेंस पे यकीन नहीं रखता। ठीक। अच्छा, इसी से जुड़ा बड़ा अहम सवाल कि तालिबान के तर्जुमान का जब इंटरव्यू हम दिखाते हैं, जब वो कहते हैं जी आप पीटीएम के लीडरशिप को नहीं दिखा सकते, 2 उनके एमएनएज हैं, मंजूर पश्तीन की बात होती है, आप उनकी महरूमियों की बात नहीं कर सकते। अब मेरा बहैसियत साफ़ी जवाब यह है कि ये तो रियासत की पॉलिसी है, जब उन पर से पाबंदी हट जाएगी हम उनको कवरेज देने के लिए तैयार हैं। पीटीएम के लोग तो एमएनए हैं, वो तो मोहसिन दावड़ जो हैं वो उन्होंने तकरीरें की हैं, उन्होंने बातचीत की है, हर तरीके से वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रोजाना यहाँ पर आता है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो क्या नहीं दिखा सकते, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान की फौज के ऊपर, रियासत के ऊपर, इस्लामी नजरिए के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, ये हमारे आइन का हिस्सा है। तो ये जो शर्तें हैं ये वो पूरी करें तो वो भी आ सकते नहीं, लेकिन चोई साहब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि उनकी जो पीटीएम की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो महरूमियां हैं, वो मीडिया क्यों ना दिखाए, उस पर क्यों पाबंदी है? 100% बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रोज आ भी रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो तकरीरें करते हैं, इधर रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग तो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं, लेकिन हम तो उन्हें चलें। फवाद चोई साहब विफाकी वजीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर अफगान सहाफ़ी बिलाल सरवरी हमें काबुल से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई, एक तो अफगानिस्तान के मामले पर और दूसरा मीडिया कवरेज के हवाले से, क्योंकि 2-3 दिनों से बड़ी एक बहस चल रही है स्पेशली सोशल मीडिया पर कि तालिबान के तर्जुमानों को क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में एयर टाइम दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटरनेशनल मीडिया अगर उन्हें कवरेज दे रहा है, अफगान मीडिया अगर उन्हें कवरेज दे रहा है, तो फिर पाकिस्तानी मीडिया पर तनकीद क्यों। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे सीनियर अफगान सहाफ़ी, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी अफगानिस्तान के माने जाते हैं, बिलाल सरवरी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त काबुल से। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज शाह महमूद साहब ने और मुहीद यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफगान सफ़ीर की साहबजादी के हवाले से, जो मामला है, जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, उनके पास वीडियो फुटेजेस भी है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी अबडक्शन या उनको अगवा नहीं किया गया, लेकिन जितना एब्रप्ट एक अचानक रद्द-ए-अमल अफगान हुकूमत की जानिब से आया कि अपने सफ़ीर को और सफारती अमले को वापस बुला लिया गया, अब सफारती ताल्लुकात में भी तातुल आ गया, इतना सख्त रिएक्शन क्यों हुकूमत लेने पर मजबूर हुई, और क्या आप समझते हैं कि ये मामला बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है? देखिए, अफगान सदर अशरफ गनी ने ये हुक्म दिया कि अब खारजा हनीफ अतमर को कि अफगान एम्बेसडर और जो सफारत के एहलकार है उनको वापस बुला दे अफगानिस्तान, और जब तक पाकिस्तान अपने जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म नहीं करते और अश्योरेंसेस नहीं देते कि अफगान जो सफ़ीर है और अफगान सफारत के जो एहलकार है उनके सिक्योरिटी का एक गारंटी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो सच है कि अफगान और पाकिस्तान के जो राब्ता है उसमें काफ़ी कशीदगी नज़र आ रहे हैं, मतलब लफ्जी झगड़े भी हमने सुने हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड है, ये तो जाहिर है कि ये तो जो वाक़या हुआ इससे अफगानिस्तान में लोग काफ़ी मुतासिर है, काफ़ी यहाँ पर मतलब इसके ऊपर रिएक्शन भी मिल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, और वो भी एक एम्बेसडर की बेटी के साथ। और लोग यहाँ ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान में तो झगड़ा है, मुल्क का हालत ख़राब है, तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी हुकूमत का काफ़ी कंट्रोल है इस्लामाबाद में। तो उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान सुना और उसका रद्द अमल यहाँ पर अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर ने दे दिया। उसने कहा कि ये मतलब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने से पहले ऐसे
जो बातें हो रहे हैं ये अच्छे नहीं है। ये जिम्मेदारी से ये बातें पाकिस्तानी वजीर दाखिला नहीं कह रहे, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो राब्ता है वो दो हमसाया मुल्कों का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हमसाया है। और आजकल तो अमन की बात भी चल रहे हैं और उम्मीद यही था कि जंगबंदी का ऐलान दोहा में होगा, तो वो भी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट दोनों मुल्क के अवाम पे है। इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अवाम है वो तिजारत करते हैं। आप खुद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और तालिबान, अलकायदा और ये पूरी जो लड़ाई है बड़ी करीब से आपने इसको रिपोर्ट किया है। अब हमारे लिए बड़ा ये अहम सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बतौर जर्नलिस्ट मसला ये होता है कि अगर तालिबान का मौक़िफ़ लें तो फिर भी प्रॉब्लम, ना रहे तो उल्टा तालिबान को प्रॉब्लम। इसी तरह मतलब पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ये कहा जाता है कि जी आप वन साइडेड कवरेज करते हैं, लेकिन अफगान लीडरशिप पाकिस्तानी मीडिया को नज़रअंदाज करती है। उनकी अपनी मजबूरियां, सेंसिटिविटीज़ होंगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि क्यों अफगान क़यादत जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर आने से कतरा रही है? एक सहाफ़ी इस मामले को कैसे डील करे? क्योंकि दो धारी तलवार है। अब तालिबान को लेजिटिमेसी मैंने पाकिस्तानी मीडिया ने तो नहीं दी, उन्हें अमेरिका ने दी है। सब उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उनका वर्जन आता है, इंटरव्यूज आते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया क्यों ना करे? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि अफगानिस्तान में सब जो लोग हैं, अफगान लोग, वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जंग बंदी हो, सीज़ फायर हो, अमन मुज़ाकरात कामयाब हो। वो तो हुआ नहीं। तो मतलब जाहिर है यहाँ पर अगर आप हर एक दिन के हिसाब से देख लो, लड़ाई में काफ़ी जोर आ रहे हैं ना। जो बड़े शहर है वहाँ पर लड़ाई है, जो अफगानिस्तान की ज़िले है वहाँ पर लड़ाई है। अफगानिस्तान में एक ऐसा जगह नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि वहाँ पर लड़ाई का आग ना हो। तो ये तो सबसे ज़रूरी बात है, पहला। दूसरा बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स जो है वो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कुछ रिपोर्टिंग की है। काफ़ी मुझे लग रहा है कि महदूद है ये रिपोर्टिंग। काबुल है, आसपास की रिपोर्टिंग है। तो ये सबसे ज़रूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि वो अफगानिस्तान को देख ले कि अफगानिस्तान कैसा मुल्क है आज, 20 साल पहले कैसा मुल्क था, 20 साल बाद कैसा मुल्क है। यहाँ पर अफगानिस्तान में ज़रूर ये नहीं है कि सिर्फ आप हुकूमत का या तालिबान का या कोई पॉलिटिशियन का आप एक राय ले लें। अफगान अवाम का जो स्टोरी है, मैं ये समझता हूँ और मैं काफ़ी दिल से ये बात आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए कि भाई ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, तालीम में क्या है, सेहत में क्या है, अफगानिस्तान में चैलेंजेस क्या है। अफगानिस्तान में मसलन आजकल मतलब फ्रूट का मतलब सीज़न है, अफगानिस्तान काफ़ी मशहूर है उसके लिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें। और जैसा ही मैंने अफगानिस्तान का बात किया, हमारे प्रेस के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है कि हमको पाकिस्तान के लोगों का जो वो पिक्चर है, जो वो हकीकी पिक्चर है, वो दिखाए। ये दोनों मुल्क के काफ़ी बड़े हमसाये हैं, इनके लोगों के दरमियान भी काफ़ी रिश्ते अच्छे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक एंगल से देख लो। गुस्सा है ज़रूर, मैं ये कहूँगा, छुपाऊँगा नहीं आपसे। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तालिबान को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। आपने सुना होगा अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने खुद बताया कि यहाँ पर लड़ाई हो रहे, अफगानिस्तान में आग लगा है, और ऊपर से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और जो पब्लिक फिगर्स है वो जश्न मना रहे। तो आपने ज़रूर सुना होगा। मेरे लिए ये मैं ये इसके बारे में जवाब आपको नहीं दूंगा, इसलिए ये सवाल मेरे लिए नहीं है। ये सवाल आप खुद अफगान सदर से, पॉलिटिशियन से और लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 20 साल हो रहे हैं और इस 20 साल में क्यों पाकिस्तानी जो प्रेस है और अफगान जो प्रेस है, क्यों इनकी ब्यूरोज नहीं है इस्लामाबाद और काबुल में? अगर ये इतने अहम हमसाये है और इतने मतलब ज़रूरी मसाइल है, जैसे ही मैंने अमन मुज़ाकरात का बात किया, तिजारत का बात किया, और भी ऐसे कई कशीदगी है जो दोनों मुल्क के दरमियान है, तो क्यों ये प्रेस क्यों नहीं है यहाँ पर? इसलिए अफगानिस्तान में काफ़ी लोग उर्दू जानते हैं और पाकिस्तान में काफ़ी लोग मतलब उसको पश्तो समझ आ जाता है। तो ये एक ज़रूरी ट्रस्ट डेफिसिट है जो नहीं है अभी, ये पूरा करना चाहिए। और
सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफ़गान अवाम का जो आवाज़ है, अफ़गान अवाम का आवाज़ आज अगर मैं आपको कहूँ कम है प्रेस में, अगर आप इंटरनेशनल प्रेस भी देख ले तो अफ़गान अवाम का आवाज़ आपको नज़र नहीं आएगा। और ये सबसे ज़रूरी बात है इसी दिनों में। इसलिए देखिए ये झगड़े के जो हालत है ये काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। हज़ार मतलब गिराने हैं जिसको मजबूर करके झगड़े ने वो अपने घर छोड़ गया है, सब कुछ उनके पास जो था वो अब नहीं है। तो इसी हालत पे अगर फोकस हो चले बिलाल सरवरी साहब, थैंक यू सो मच, टाइम दिया, काबुल से हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार है या जो अफगान मीडिया का किरदार है, क्योंकि यहाँ से तो तनकीद सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर हो रही है, लेकिन अफगान मीडिया भी, जिस तरह आपने सुना कि जो असल पिक्चर है 2 साइडेड स्टोरी है, वहाँ पर भी आपको कम मिलेगी। फिर बिलाल सरवर ने जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया का कहा कि उस तरह से नहीं पोर्ट्रे हो रहा, और अफगान जो अवाम है उनका वर्जन इंटरनेशनल मीडिया उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रहा, तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर जिम्मेदारी डालना मेरे ख्याल है ये बेहतर जो है वो कदम नहीं होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तर्जुमान वजारत ख़ारजा हमें ज्वाइन करेंगे, अफगानिस्तान के मामले को ही आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के जो शुरुआत में आपने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का तफसीली इंटरव्यू सुना कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी मीडिया पर 1 साइडेड कवरेज के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उसमें कितनी हकीकत है। और फिर उन्हीं मामलात पर हमने काबुल बेस्ड जो जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान के, बिलाल सरवरी का आपने तफसीली इंटरव्यू सुना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब, जो कि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, बड़ा एक बदकिस्मत वाक़या अफगान सफ़ीर की साहबजादी के साथ हुआ, जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। तहकीकात कहाँ पर पहुंची? शाह महमूद कुरैशी साहब, मुहीद यूसुफ साहब ने, NSA जो हैं, बड़ी तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अफगानिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? क्या जितनी भी अब तक तहकीक हुई है ये अफगानिस्तान के साथ शेयर कर दी गई है, एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन? जी आदिल, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जो आपने बात की अफ़गान सफ़ीर की बेटी के हवाले से, एक इंतहाई अफसोसनाक हम ये समझते हैं इंसिडेंट है, लेकिन उसमें फौरी तौर पर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इसमें हाईएस्ट लेवल से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी जितनी जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। उसमें हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस, दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफगान एम्बेसडर एंड हिज फैमिली। तो उसमें बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बड़ी अहम प्रोग्रेस हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल तकमील के करीब है। तो उसमें हम अफ़गानिस्तान के साथ भी, अफगान एम्बेसडर उसकी फैमिली के साथ भी इन कॉन्टैक्ट हैं। लेकिन जहाँ तक ये फ़ैसला है अफ़गानिस्तान की तरफ से उनके सफ़ीर को और बाकी सीनियर कुछ डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का, हम ये समझते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है और रिग्रेटेबल है। हम ये भी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान अपने इस फैसले पर नज़रसानी करेगा और कोशिश ये करेगा कि इसमें हम जितनी जल्दी हो सके इसे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें, और हम अफगानिस्तान के साथ ही अपनी सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ज़ाहिद हफीज़ साहब, ये बताइए, कौन 18 को प्लान थी, अफगान लीडरशिप ने यहाँ पर आना था, वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। अब उस पर अपडेट क्या है? क्या ये कॉन्फ्रेंस अब जल्द होनी है, और अभी भी अफगान जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान राब्ते में है उनसे? जी आदिल, उसमें बिल्कुल जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसका मकसद ये था कि हम अफ़गान पीस प्रोसेस में फ़र्दर मोमेंटम ऐड कर सकें। जिस तरह आपके इल्म में है, पाकिस्तान की तालिबान के साथ जो है वो एंगेजमेंट रही है। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उनके साथ डिटेल्ड कंसल्टेशंस कर सकें, जान सकें उनकी अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और पाकिस्तान के उसमें रोल के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसका मकसद ये था कि तालिबान के अलावा जो बाकी दूसरी अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ भी एंगेज किया जाए,
क्योंकि हमारी पॉलिसी है अफ़गानिस्तान में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करने की। तो हम चाहते थे कि हम उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी जान सकें, पाकिस्तान के रोल के हवाले से वो क्या चाहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि किस तरह अफ़गान पीस प्रोसेस को लेकर आगे चल सकते हैं। ये अभी हमने इसे पोस्टपोन हुई है जी कॉन्फ्रेंस अंटिल आफ्टर ईद, और नई डेट्स जो है वो उसकी अच्छा सर ये बताएं, जो FATF में ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को डालने का मामला है, एक इंडियन अहम जो वजीर हैं उन्होंने बयान दिया FATF पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के हवाले से कि जी वो हमने किया, तो उस पर क्या इस मामले को इंटरनेशनल सतह पर या FATF के साथ आप उठाने का इरादा रखते हैं? जी आदिल, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान ने ये FATF प्रोसेस में बारहा ये कहा कि हमें लगता है कि इस प्रोसेस को भारत की तरफ से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम ये समझते हैं कि FATF का जो प्रोसेस है वो एक प्योरली टेक्निकल प्रोसेस है और उसके लिए अप्रोच भी टेक्निकल होनी चाहिए, लेकिन हमारे खदशात जो है वो दुरुस्त साबित हुए। भारत ने बिल्कुल इस प्रोसेस को जो है वो पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल किया। अभी ये जो रिसेंट स्टेटमेंट है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, हम ये समझते हैं कि इट्स अ कन्फेशन। ये तो देखें उनकी तरफ से बिल्कुल ये कन्फेस किया गया है कि किस तरह उन्होंने इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया फॉर देयर नैरो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट पाकिस्तान। उनकी तरफ से ये कन्फेशन आई है कि किस तरह उन्होंने FATF के प्रोसेस को एब्यूज़ किया। देखें पाकिस्तान की जो अभी तक की अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से हों, चाहे वो काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म के हवाले से हों, उसमें पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं उसकी, और इन्हें FATF ने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि अप्रिशिएट किया गया। लेकिन भारत की तरफ से अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस को अब्यूज़ किया गया, इस प्रोसेस को पॉलिटिसाइज किया गया, बल्कि पाकिस्तान इस चीज़ पर भी गौर कर रहा है कि हम इस मामले को FATF के प्रेसिडेंट के साथ उठाएं। हम ये कहें कि जी ये देखें आप इस स्टेटमेंट को, जिससे क्लियर हो रहा है कि भारत ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाने के लिए जो कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि भारत के जो क्रीडेंशियल्स हैं एज अ को चेयर ऑफ द ग्रुप, जो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इस वक्त एवेल्युएट कर रहा है, उसमें भारत के ये कन्फेशन के बाद सीरियस डेंट पड़ गया है जी उनकी क्रेडिबिलिटी पे। तो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि भारत अब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है उसमें ये शामिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन साथ हम ये भी समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान ने जो अभी तक हमारी अचीवमेंट्स हैं उस मोमेंटम को हम मेंटेन करेंगे, और जो इस प्रोसेस में पाकिस्तान ने अभी तक अचीव किया है ये देखें हमारे अपने इंटरेस्ट में है। हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो AML के हवाले से हों या CFT के हवाले से हों, वो पाकिस्तान उन्हें बिल्कुल पूरा करेगा एंड वी रिमेन कमिटेड। लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं कि इस प्रोसेस को, FATF के प्रोसेस को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस प्रोसेस को अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, और ये प्योरली एक टेक्निकल प्रोसेस को टेक्निकल अप्रोच के जरिए ही डील किया जाना चाहिए। चौधरी की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।